मैं आपको आज प्राणायाम का सत्र ले रहा हूँ। क्या करवा देते हैं आपको? प्राणायाम। और प्राणायाम में विशेष रूप से जो 8 प्राणायाम हैं, इन 8 प्राणायामों से चिकित्सा कैसे होती है, बाद में समय बचेगा तो कुछ और ले लेंगे। आज हम पूर्ण रूप से इन प्राणायामों को करते भी जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे। हमें थोड़ा सा शरीर के बारे में समझेंगे, तब शरीर की समस्याओं को समझेंगे, और जब समस्या समझेंगे तो समाधान आएगा। समाधान का जन्म कहाँ से होता है? समाधान से। महाभारत का एक वाक्य है, उसे याद कर लें सब। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता क्या है? आविष्कार की जननी। एक शब्द आप सबने बचपन से सुना है, जिसका नाम है व्यायाम। माता पिता बच्चों से कहते आए हैं, आप भी अपने बच्चों से कहते होगे, गुरु भी शिष्य से कहता है व्यायाम क्या करो। व्यायाम का अर्थ कौन जानता है? जरा एक बार हाथ उठाओ। क्या मतलब है व्यायाम का? किसी को नहीं पता? व्यायाम का अर्थ इतना सुंदर है कि व्यायाम समझ में आ जाए तो ना तो कभी बीमार होंगे और ना ही कभी व्यायाम शब्द यदि समझ में आ जाए इसका मुंह घुमा दो थोड़ा सा। ओ, माइक का मुंह जब बोलने वाले की ओर होता है तो आवाज निकलता है। थोड़ा कम करो आवाज। ओ, अब ठीक। व्यायाम का अर्थ लिख लो। व्यायाम शब्द में 2 अक्षर, 2 शब्द हैं व्यायाम, व्यायाम और आय। क्या क्या है? थोड़ी से बात बड़ा, थोड़ी सी। ओ, बस ठीक है। व्यायाम और आय कौन कौन से शब्द हैं? व्यय और आय। व्यय कहते हैं खर्च, आय कहते हैं इनकम। इन दोनों में बैलेंस योग, अनबैलेंस रोग। जितना खाते हो उतना काम करो, और जितना काम करते हो उतना ही खाओ। क्या हो गया? व्यायाम। जितना कमाते हो उतना ही खर्च करो। ज़्यादा खर्च करोगे तो बेवकूफ़ कहलाओगे, कम खर्च करोगे तो कंजूस कहलाओगे। बहुत सारे लोगों को बच्चे और बहुएं पत्नी भी कहती है बहुत कंजूस आदमी। क्या है पर खर्च नहीं करता। तो व्यायाम क्या है? बैलेंस कर देता। ठीक है? बैलेंस इज योग, अनबैलेंस रोग। बात ठीक है? सीधी सी बात है, जितना खाते हो उतना काम। ये आयाम का मतलब दोबारा एक बार इनकम, आना, प्राप्त करना। व्यय का मतलब खर्च करना, आय का मतलब कमाना। जो आपकी मासिक आय क्या है? आप फार्म भरते हो, कोई भी तो होता ना, मासिक आय क्या है? मासिक आमदनी। आप क्या कमाते हैं, कितना है आपके पास आता है? तो व्यय और आय। संतुलन योग, असंतुलन रोग। यानी कोई व्यक्ति बहुत काम करता है तो उसको योग में क्या कराओगे? मेडिटेशन, प्राणायाम। कोई व्यक्ति बिल्कुल काम नहीं करता है, क्या करवाओगे? जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, है ना? बैलेंस करना। कोई व्यक्ति बहुत बोलता है, उसके लिए व्यायाम क्या है? मौन रहना, मौन व्रत। कभी कभी 2-2, 5-5 दिन के लिए मैं कोई मौन व्रत में चला जाता हूँ। 5 दिन के लिए मौन व्रत मैंने कई बार किया। 5 दिन किसी से बात ही नहीं करती। तो इस तरीके से जो बहुत चुप रहता है उसको जोक सुनाओ। डिप्रेशन में है उसे जोक सुनाओ, हंसाओ।
हंसी करेगा, ठीक हो जाएगा। तो व्यायाम का मतलब क्या हुआ? बैलेंस करना। आदमी कमाए खूब और किचन में, रसोई में महिलाओं को खर्चा मिले कम, पार्लर के लिए पैसे ना मिले, क्या होगा घर में? कलेश। पर जिस ढंग से कमाते उस ढंग से खर्चा घर में भी मिले। महिला को जितना खर्च मिले सब्जी के लिए, उसी में से आधा बचा ले, सब्जी लाए ना, घर में कलेश। तो व्यायाम का मतलब क्या हुआ? आय और व्यय का संतुलन, चाहे वो शरीर हो, चाहे परिवार हो, चाहे व्यापार हो या समाज। ठीक है साहब? पूरा MBA हो जाता है शब्द पर, पूरा MBA इस एक शब्द पर हो जाता है, आय और व्यय का संतुलन। इनकम ज़्यादा है, खर्चे बराबर। खर्चे वो रात वाले नहीं कि शाम को लेके बैठ गए, दान पुण्य करो, शिविर लगवाओ, कथा भागवत कराओ, मंदिर में लगाओ, धर्मशाला बनाओ, उसको खर्च करो अच्छी जगह। ठीक है? परिवार के ऊपर, बच्चों की पढ़ाई पर, मकान पर, तो ये हो जाएगा योग। गलत जगह खर्च करोगे बढ़ जाएगा रोग, समाज में अपकीर्ति फ्री में। तो व्यय और आय का संतुलन व्यायाम। ठीक है? तो अब हमें करना है, हमारे शरीर को डिवाइड करते हैं। शरीर क्या है इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। ये शरीर लगभग 37 खरब सेल्स, हमारे शरीर में जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ब्लड कण में, उन्हें क्या कहते हैं? सेल्स। कितने सेल्स हैं हमारे शरीर में? लगभग 37 खरब सेल्स हैं। और ये शरीर क्या है? 37 खरब सेल्स का समूह है, पूरा एक गुच्छा बन गया। अब इस गुच्छे को हमें शेप देनी, तो शेप देने के लिए एक सिस्टम बना, यानी कुछ सेल्स ने योजना बनाई कि भाई हम तो यही काम करेंगे। वो हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम। बीच में एक हड्डियों का ढांचा तैयार हो गया, जिसकी वजह से ये खड़ा भी हो लेता है, चल भी लेता है, सो भी लेता है, लेट भी लेता है। नहीं तो ये हड्डियां ना हो तो पूरा एक मांस का लोथरा बन जाए। ठीक है? अब स्केलेटल सिस्टम में, अब इसमें हड्डियां कितनी हैं? बच्चों के शरीर में 270 से 300, लिख लो ये। और बड़ों के शरीर में रह गई 206। जो बड़े हो गए तो शरीर में कितनी? 206। बच्चों के शरीर में 270 से 300। ठीक है? बच्चों का शरीर ज़्यादा फ्लेक्सिबल क्यों होता है समझ में आ गया? हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, जॉइंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम उन्हें काम नहीं देते तो जुड़ जाते, हम काम नहीं देते तो जुड़ जाते। तो अब इन 206 हड्डियों में 3 प्रकार के जॉइंट। अब ये क्योंकि यदि जॉइंट ना होते तो शरीर चलता फिरता नहीं, कौन? तो इसमें जॉइंट कितने प्रकार के हो गए? मैं ज़्यादा बारीक में MBBS नहीं बनाऊंगा, आपको बिल्कुल मोटी मोटी योगियों वाली चीज़ बताऊँ थोड़ी थोड़ी। मैं भी विज्ञान का स्टूडेंट नहीं हूँ। 3 प्रकार के जॉइंट हो गए। फिक्स जॉइंट, ये जो आपका कपाल है कितनी हड्डियों से बनके बना है? 8, 14। कपाल में, फेस में कितनी जो हड्डियाँ हैं? 14, 8। अब ये गर्दन की हड्डियाँ 7। कपाल में 8। हाँ, 8 हड्डियों से जॉइंट लगे हुए हैं। और चेहरे पर 14, इन्हें कहते हैं फिक्स जॉइंट। रख के एक बार चिपका दिए, अलग अलग टुकड़े जोड़ दिए। ये रीढ़ की हड्डी, इसमें कितने? 7 वर्टिब्रा। इसके पीछे अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, 7 सर्वाइकल के, 12 थ्रोट के। थ्रोट ये अंग्रेजी के शब्द बोलने पड़ेंगे क्योंकि इसकी रिसर्च इंग्लिश में हुई है, साइंस का है, ये बायोलॉजी का। तो 12, 7, 12, 5 लंबर बोल, लंबर बोल, जहाँ कमर में अक्सर दर्द होता है वो लंबर बोल 5, उसके नीचे 5 सैक्रम और 4 कोसिस। तो टोटल कितने हो गए? 7, 5, 12 और 7 19, 19 और 5 24 और 5 29, 29 और 4
33। टोटल स्पाइन में रीढ़ की हड्डी में कितने जॉइंट हैं? 33 जॉइंट है। हड्डियां कितनी है? 26। दूसरा कौन सा होता है ना? पहले आपका आया सर्वाइकल, गर्दन की, थ्रोट, ये चेस्ट का एरिया, फिर उसके बाद ये लंबर, पेट के पीछे, नाभि के पीछे, उसके नीचे कमर और इसके बीच में सैक्रम, और नीचे कोसिक्स। 5 सैक्रम 4 कोसिक्स, ये आपकी रीढ़ की हड्डी बन गई। आपको किताबों में डायग्राम बने मिल जाएंगे, उन पर लिखे होंगे ये सब, बस समझना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। इनकी वजह से आप घूम फिर सकते हैं। अब हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हड्डी? 32। हाथों में 32। अब हमारी पसली, चेस्ट, छाती में कितनी हड्डियाँ? 12 पसली इधर और 12 पसली इधर, 24, और इन दोनों को जॉइंट करने वाली बीच में स्टर्नम, तो ये हो गई रिब्स, ये हो गई, जिन्हें पसली कहते हैं रिब्स। 12 24, बीच में स्टर्नम 25, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आई कमर, 2, कसेरू का हड्डी 2। अब टांगों में हिप से लेकर पैर की ऊंगली तक 31। टोटल कितनी हो गई? 206 हो जाएगी। 31। टांगों में 31, हाथों में 32, ठीक है। तो आपकी 206 हड्डी होगी। अब ये स्केलेटल सिस्टम में बीमारी क्या आती है? बीमारी होती है इसके जॉइंट जो यूज नहीं होते उनमें जम जाते, फिक्स हो जाते, वो काम नहीं करते, चर्बी जम जाती है। अब जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो हड्डी घिस जाती है। हड्डी घिसती क्यों? कि इसके ऊपर इस मांसपेशी से बांधे रखने के लिए जो मांसपेशी होती है उसे कहते हैं लिगामेंट। अब ये जॉइंट हेल्दी रहे, स्केलेटल सिस्टम बढ़िया हो, तो इसके लिए क्या करना है आपको? यॉगिंग, जॉगिंग और सूर्य नमस्कार, ठीक है। और जिनके ये जाम हो गए, खराब हो गए, उनके लिए सूच हो गया, हाथों के भी और पैरों के भी, ठीक है। अब ये हमारे हड्डियों का ढांचा बन गया। अब इन हड्डियों को कवर करने के लिए इसमें क्या लगाया? इसको कवर करने के लिए, ढक करके सुंदर दिखाने के लिए, शेप के लिए मांसपेशियां बनाई। तो पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक मांसपेशी कितनी? हमारे सिलेबस की किताब में 519, वैसे 600 से 650 होती है। मांसपेशियों की संख्या 600 से 650 लगभग करेंगे। 519 करोगे तब भी लगभग करेंगे, क्योंकि फिक्स नहीं है। हड्डियां बच्चों में जैसे ज़्यादा होती है, तो जो योगा वगैरह करते हैं उनमें हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं। हड्डियाँ ज़्यादा होती तो मांसपेशियाँ भी ज़्यादा होती हैं, कुछ चपटी होती है, कुछ मोटी होती है। अब इन मांसपेशियों को व्यायाम देने के लिए क्या करना? इनको फैलाना, सिकोड़ना, फैलाना और सिकोड़ना। जैसे ये किया तो ये, पैर हिलाया तो पैर, पेट हिलाया तो पेट। क्या करना है? मांसपेशियों को व्यायाम देने के लिए 3 क्रिया होती है: स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, देन रिलैक्स। खींचना, सिकोड़ना और ढीला छोड़ना। स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, देन रिलैक्स, 3 क्रियाएं, इससे इनका व्यायाम होता है। तो जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो मांसपेशियों के साथ क्या होता है? आसन करते हैं, इधर झुके तो इधर खींच गई और इधर भी सिकुड़ गई, फिर इधर खींची तो ये सिकुड़ गई। आप किसी भी आसन में देखते जाइए, गर्दन आपने ऐसे करी तो आगे सिकुड़ गई, पीछे खींच गई, फिर आप ऊपर ले गए तो ये खींच गई, पीछे सिकुड़ गई, ठीक है। स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, देन रिलैक्स। तो मांसपेशियां कितनी हो गई? 600। 519 लिख लीजिए, आपको 519 लिखे आई होंगी आपकी किताब। आपकी जो सिलेबस की बुक है आपके पास, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, उसमें 519। तो इनके लिए भी क्या करना है आपको? जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक इत्यादि करा लो, मैं चिंता न करो, अभी करो। महिलाओं की सबसे प्रिय मांसपेशी कौन सी होती है बताओ? जो महिलाओं को सबसे प्यारी लगती है? अरे बताओ तो महिलाओं, ये ना पता कौन सी मांसपेशी है? देखो ईमानदारी से बताता हूँ, मैं घरों में झांकता रहता हूँ।
महिलाओं को सबसे प्यारी मांसपेशी होती है ये। जितनी महिलाएं सूट ब्लाउज पहन के शीशे के सामने आती है किसी जरूरी है, और जितनी मोटी मोटी हो क्या बोलती है, मोटी तो नहीं हो, बस ये थोड़ा टाइट हो जाए, कुछ ऐसा करा दे संतोष बहन जिससे ये टाइट हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा। ईमानदार सही करो, बस करो, सही बात है ना। मैं जानता रहता हूँ ये महिलाएं तो अरे वाह क्या बात, तालियां बजाओ इसके लिए। 10 किलो वजन बजाने वाले बोर तो नहीं हो रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे, बोरियत बिल्कुल करो, मैं चिंता नहीं करूँ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक ढांचा तैयार हो गया। एक इसमें डाउट है, बोलो। जैसे बच्चों की आपने हड्डियाँ 300 बताई और बड़ों की 206, तो जो बड़े थे वो भी पहले बच्चे थे, तो वो घट क्यों गई 206 क्यों? जो अभी मैंने बताया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, जो जो मांसपेशियों हड्डियों के जॉइंटों को हम यूज नहीं करते, इस्तेमाल ही नहीं करते, तो वो जुड़ जाते हैं। जैसे हम पहले खेतों में काम करते थे तो कायग आसन में बैठ के सारे काम करते थे, है ना। और अब शहर में आए तो और कुछ नहीं था, एक टॉयलेट सीट थी देसी। अब वो भी जिन्होंने इंग्लिश लगा ली उनके घुटने मुड़ते हैं क्या, उनसे बैठने के लिए कहो तो आराम से काम पड़ जाता ना, क्यों, इस्तेमाल नहीं। आगे चलिए, प्रश्न हो तो पूछते रहिए, कोई बुराई नहीं, प्रश्न पूछने से ज्ञान बढ़ता है। अब इसके बाद आया, जब ये ढांचा तैयार हो गया और इसका व्यायाम भी पता लग गया, 2 सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिए। अब इस इंजन को स्टार्ट करना है, अब इसको गति देनी है। तो इसमें क्या करा कि एक इंजन रख दिया, हृदय क्या है हमारा, इंजन, वजन इसका 310 ग्राम। इससे निकलने वाली नस नाड़ियाँ कुछ ब्रेन से निकलती हैं, कुछ इससे निकलती हैं, सारी नस नाड़ियों की संख्या 72,72,10,201। ठीक है, ये हमारे नस नाड़ियाँ बनी हुई है जिससे शरीर चल रहा है। इन नस नाड़ियों में जो रक्त फेंक रहा है उसका नाम है हृदय। 72,10,201 एक। बहत्तर लाख 10,201, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 ये नस नाड़ियाँ हैं। अब इन सब में रक्त का संचार होता है, तो जब हृदय दबता है तो कितना रक्त फेंकता है, एक बार में 70 मिलीलीटर। पूरे शरीर में कितना होता है, 5-6 लीटर, लगभग 5 से 6 लीटर। पूरे शरीर में रक्त की क्वांटिटी जो है वो 5 से 6 लीटर है। एक बार ये पंप करता है तो 70 मिलीलीटर फेंकता है। इस सारे सिस्टम को शुद्ध रक्त हृदय से जाता है, अशुद्ध रक्त आता है। और डिटेल में जाओगे तो मेरी तरफ देखो, यहाँ कैसा एक नाशपाती की आकृति का लगभग 5वीं हड्डी का 3 से 8 के बीच में ये पसलियाँ ऐसे संभाल के रखे हुए हैं। अब इसमें नाशपाती की आकृति का ऊपर मोटा नीचे पतला उल्टी नाशपाती रखी हुई हो, और उसमें ये हार्ट है। इसके 4 कंपार्टमेंट हैं, 2 बाईं ओर के, 2 दाईं ओर के। बाईं ओर वालों में शुद्ध रक्त, दाईं ओर वालों में अशुद्ध रक्त। पहले रक्त ऊपर आता है, ऊपर से नीचे जाता है, तो ऊपर वालों को ग्राहक वेंट्रिकल ऑर्टिकल और नीचे वाला वेंट्रिकल, ऑर्टिकल और वेंट्रिकल, ऊपर और नीचे। बाईं ओर वालों में अशुद्ध, दाईं ओर वालों में शुद्ध। अब ये शुद्ध कैसे होता है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, 2 लंग्स। तो यानी हमने पहले स्केलेटल सिस्टम, फिर मस्कुलर सिस्टम, उसके बाद आया सर्कुलेटरी सिस्टम, ये रक्त संचार तंत्र। इसको क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखते जाओ, रक्त संचार तंत्र। देखो डॉक्टर बनना है आपको, नहीं तो लोग कहेंगे स्वामी रामदेव ने सर्टिफिकेट दे दिया, आता जाता कुछ नहीं। अब ये जब आप यहाँ ठीक से कर लोगे, लिख लोगे, इसे दोबारा पढ़ोगे, घर में किताब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बायोलॉजी के स्टूडेंटों को ये सब समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है उन्हें तो कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब ये आया रक्त संचार तंत्र।
अब रक्त को शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है? लंग्स। इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आपको समझना क्या क्या है सिस्टम, सिस्टम के रोग, उनको ठीक करने के प्राणायाम और साधन। तो मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के लिए आसन और व्यायाम, दंड और बैठक। सर्कुलेटरी के लिए क्या करना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसको हेल्थी बनाना है? रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र के ऑर्गन क्या है? नाक, थ्रोट, ब्रोंकल ट्यूब और लंग्स। दाहिनी साइड का बड़ा और बाईं साइड का छोटा। दाएं में 3 पार्ट, बाएं में 2 पार्ट। इनके अंदर सुई की नोक की तरह स्पंज जैसे छिद्र होते हैं। एक लंग्स में लगभग 30 करोड़, स्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक लंग्स में 30 करोड़ छिद्र होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। अब यहाँ लंग्स में क्या क्रिया हो रही है? एयर एक्सचेंज। एयर एक्सचेंज पूछे जाए शरीर में एयर एक्सचेंज कहाँ होती है? लंग्स। अब जो हृदय है, इस हृदय के दाईं ओर 3 वाल्व होते हैं। वाल्व वन साइड होते हैं, ऊपर से प्रेशर बढ़ता है तो नीचे को खुल जाता है, लेकिन नीचे का ऊपर नहीं जा पाता। जैसे इंजन के हेड में वाल्व होते हैं, इसमें 3 होते हैं, सिर कपाट, और इसमें बाईं तरफ के 2 होते हैं, 2 कपाट, सिर कपाट और 2 कपाट। ऐसे ही लंग्स में दाईं ओर वाले के 3 भाग, बाईं ओर वाले के 2 भाग। ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग एक एक करके कराऊं। स्केलेटल सिस्टम के मूल रोग है आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, जॉइंट जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस। और दूसरे मस्कुलर सिस्टम के बात रोग, मांसपेशियों में दर्द, इठन, अकड़न, जकड़न, सूखना वगैरह। जितने लिखो लिख लो, कुछ याद रखो, किताब में से याद करो। किताब है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बुक है, बहुत बड़ी बुक है, जो मैं तुम्हें 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ। ये बुक को यदि ईमानदारी से पढ़ाइए तो 1 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। अब उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग, अस्थमा, दमा, श्वास, खांसी, नजला, जुकाम, टीबी, इसके रोग। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के रोग क्या है? हाई बीपी, लो बीपी, हाइपोटेंशन, डिप्रेशन और हार्ट अटैक। आगे लो। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्थी बनाना है, निरोग बनाना है, तो क्या करना है? भस्त्रिका। किसके कार्य क्षेत्र में आए? भस्त्रिका। चलो मेरे साथ भस्त्रिका करो। अब थोड़ी सी भस्त्रिका करो। भस्त्रिका करना है, कपालभाति नहीं। नो नो नो। देखो, सांस को बाहर निकालो तो पेट चलेगा, तो कपालभाति। पेट नहीं, लंग्स, रिब्स, ये। चलो, जिनको देखो एक पंथ 2 काज करते हैं, स्वामी जी कराते हैं इंटीग्रेटेड योग। क्या करते हैं? बोलो एक बार मेरे साथ, इंटीग्रेटेड योग। रोग के ऊपर 10 साइड से, 10 दशाओं से आक्रमण करते हैं। आसन, प्राणायाम, व्यायाम, यज्ञ, आयुर्वेद, पंचकर्म, है ना, षटकर्म, 10 दिशाओं से आक्रमण करते हैं ताकि रोग रहे ना, है ना। तो अब जैसे आपको भस्त्रिका करने में थोड़ा सा कुछ को कठिनाई, जैसे ड्यूटी नहीं कर पा रहे, और इस समय का सदुपयोग हो जाए तो व्यायाम के साथ भस्त्रिका करो। चलो हाथ ऊपर उठाओ, सांस भरो, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस लेते ऊपर,
आगे सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, हर बार सांस का रिदम बना के रखो। पानी बोलो। महिलाओं की जो सबसे प्यारी मांसपेशी उसे सुंदर बनाना है और प्रिय बनाना है तो क्या करना है, ये रोज करते हैं हाथों के व्यायाम। चलो सांस लेते हो हथेली ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। एक सांस में एक राउंड। उल्टा, हाथ पाओ, दाईं ओर श्वास लेना, बाईं ओर छोड़ना। अब एक सांस में एक राउंड, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, साथ में गर्दन भी चलाओ। जब हाथ नीचे जाए तो गर्दन ऊपर, हाथ ऊपर तो गर्दन सीधी। उल्टा घुमाओ। सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, क्वानी का दर्द, उंगलियों में दर्द, ये अर्थराइटिस, इसके लिए व्यायाम हो गया। इसका स्केलेटल सिस्टम भी और मस्कुलर सिस्टम भी, यहाँ से ऊपर सब इस्तेमाल हुआ। साथ में क्या हुआ, भस्त्रिका। भस्त्रिका में कौन कौन से सिस्टम आए, रेस्पिरेटरी देन सर्कुलेटरी। इन तीनों के रोग पता लग गए। स्केलेटल सिस्टम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधा जाम हो गया, फ्रोजन शोल्डर, हाथ की उंगलियों में अकड़न जकड़न, अर्थराइटिस हाथों में, क्वानी में। अब इनकी मांसपेशियों में दर्द है तो मस्कुलर सिस्टम के होंगे, ठीक है, उसे वायु रोग कहते हैं। जो मांसपेशियों में दर्द होता है उसे क्या कहते हैं, वायु रोग। तो इसके लिए भस्त्रिका ईमानदारी से 5 से 10 मिनट रोज इन व्यायामों के साथ करो तो इनके सभी रोग ठीक हो जाएंगे। अब रोग का मूल, ये जो दर्द होते हैं इसका मूल कारण क्या है, मूल कारण है इसका यूरिक एसिड। जब खाने में हम प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं तो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो जिस जॉइंट में जमा करता होता है वही दर्द करता है। तो उसको ठीक करने का साधन क्या है कि रोज भस्त्रिका करें, हल्के व्यायाम करें, क्योंकि वो सूर्य नमस्कार इत्यादि अर्थराइटिस वाले नहीं कर सकते, तो ये हाथों के व्यायाम करें, भस्त्रिका के साथ करें, पानी ज़्यादा पिए, प्रोटीन कम खाएं, नॉनवेज पनीर ये बंद कर दें, प्रोटीन दालों से लें, वो दाल को कम से कम 3 घंटे भिगोने के बाद बनाएं तो उसका यूरिक एसिड ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हो गई चिकित्सा। इसके बावजूद भी वो दर्द रह जाए तो स्वामी जी की ऑर्थोग्रेड पीडानिल आयुर्वेदिक दवाई ले लो। पीडानिल गोल्ड, पीडानिल ऑर्थराइड, ऑर्थोग्रेड, न्यूरोग्रेड। अब इसके बाद हम आगे नीचे चले। अब दूसरा प्राणायाम कौन था, पहला प्राणायाम किया नहीं हमने भस्त्रिका, क्या क्या कर लिया, भस्त्रिका, और भस्त्रिका के साथ में हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके साथ एक सिस्टम और जुड़ा है जो भस्त्रिका के कार्य क्षेत्र में आता है, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र। कहाँ से संचालित होते हैं, ब्रेन से, है ना। तो ब्रेन किसके कार्य क्षेत्र में, भस्त्रिका के में।
ठीक है। हाई बीपी वाले इसको कैसे करें? हाई बीपी वाले गहरा लंबा सांस लेना और छोड़ना, और वो व्यायाम के साथ करें, आराम आराम से। चलिए, जो स्वस्थ है वो तो इसको एक बार मेरे साथ करें 1 मिनट के लिए, खूब फास्ट करें। जिनका बीपी हाई है वो आराम से करें। ये हो गया वस्त्र। अब हम आगे बढ़े, क्या आया दूसरा प्राणायाम, इसका नाम क्या है? कपालभाति। सबको पता है? करो जरा एक बार। कपालभाति से किस किस को व्यायाम मिल रहा है? अब इसके बाद में चौथा सिस्टम, यानी 4 सिस्टम हमने पढ़ दिए। 5वां हो गया नर्वस सिस्टम, 6वां आया डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेशन में ज़्यादा बताओ। अब पाचन तंत्र के चिंता नहीं करो, सब बताओ। पाचन तंत्र के पार्ट क्या है? मुख, फूड पाइप, आमाशय, लीवर, गॉल ब्लैडर, डियोडाइनम, छोटी आंत, पैंक्रियाज, बड़ी आंत। मुंह से लेकर गुदा तक इसकी लंबाई 9 मीटर। 9 मीटर पूछ सकते हैं पेपर में, ये मत कहना पढ़ाई नहीं। तो कितनी हो गई? 9 मीटर। फूड पाइप, फूड पाइप के बाद आमाशय। आमाशय में भोजन को एक बार में कितना तक भर सकते हैं? एक्चुअल कैपेसिटी 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। बहुत सारे लोग बहुत खा जाते हैं, तो ये तो मांसपेशी का होता है, तो ये फैलता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, अपने आप को हिला हिला के। आमाशय में लिक्विड बनता है, पेस्ट तैयार होता है। अब जैसे देखिए, मैं इसको बताता हूँ आपको साथ। जो हमने भोजन खाया या स्टोर हुआ, उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड छिड़का गया, और ये डायफ्राम नाम की एक बड़ी मसल्स है, वो किन कुंचन तरंगे, जैसे सिलबट्टे पर चटनी पीसते हैं, ऐसे वो पीसती है उसको, ऐसे चलती है तो आमाशय दबता है, फिर फैलता है। तो उसके ऊपर कप यानी पानी डाला जाता है, कप के रूप में, जैसे बात पित्त कप की चीज़ है ना, कप से उसे पतला किया जाता है, और फिर उसको एसिड से गलाया जाता है, फिर उसको पीस कर 1 घंटे 48 मिनट में ये पेस्ट तैयार होता है। अब आपने अभी खाना खाया, थोड़ी देर बाद कुछ और खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद और कुछ खा लिया। अब आप पहले आमाशय किसको पचाएगा? भूल जाता है, परेशान होता है। खाना खाया, 1 लीटर पानी पी लिया, 1 लोटा पानी ले लिया, जो पचाने के लिए एसिड के ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा? डाइल्यूट होगा, एसिड की जो गर्माहट है वो खत्म होगी। खाना खाने के बाद देखा आपने, थोड़ा सा मसाले वाला पसीने आ जाते हैं, थोड़ी गर्मी उत्तम। खाना खाने के बाद यहाँ जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आमाशय में एसिड बन रहा होता है, तो इसलिए भोजन से तुरंत पहले और तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, बीच में थोड़ा थोड़ा। अजीर्णे भेषजम बारी जीर्णे बारी बलप्रदम भोजने च अमृतम बारी भोजनांते विस्फुटम। चाणक्य और चंद दोनों ने लिखा है। अजीर्ण अफरा हो जाता है, जिन्हें भूख नहीं लगती, वो थोड़ा थोड़ा पानी पिए और व्रत करें तो दवाई। भोजन पचने 1.5 घंटे के बाद पानी पिए तो बलवर्धक। भोजन के बीच में पानी थोड़ा थोड़ा, भोजन के बीच में पानी 2-3 तरह का होता है। दोपहर के भोजन के साथ छाछ, वो पानी, पतली दाल, पतली सब्जी, प्रातःकाल के नाश्ते में जूस, सीधा पानी ही फॉर्म में ना हो। बिल्कुल भोजन सूखा है, सूखी सब्जी है, तो बीच बीच में 1-1 घूंट पानी, अमृत कर दो, ठीक है। अब वो वहाँ से आगे बढ़ता है डियोडाइनम में। डियोडाइनम में लीवर में एक जूस बनता है जिसको कहते हैं गिल, पित्त। एक बनता है पैंक्रियाज में। ये दोनों नलियाँ आकर एक जगह मिल जाती हैं और डियोडाइनम में छोड़ती है, तो भोजन को एकदम पतला लिक्विड बना देती है, ठीक है। वो लिक्विड जब छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत जैसे मूव करती है, मूवमेंट में उसमें अंदर छोटे छोटे बारीक कैंचुए जैसे होते हैं, इन्हें कहते हैं कैपिलरी। वो भोजन से पोषक तत्वों को पानी के साथ सोख लेते हैं। पानी
भोजन कैसे सोखते हैं सब? पानी, भोजन के जो मिनरल्स और विटामिन्स मलबा को छोड़ देते हैं, पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। कपालभाति करते रहो। कपालभाति का पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज कपालभाति पढ़ा रहा हूँ। अब आमाशय में एसिड ज़्यादा बनने लगा तो एसिडिटी, कम बनने लगा तो अफरा, लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ा तो पित्त बढ़ गया, ज़्यादा फैट खाया लीवर का साइज बढ़ गया तो फैटी लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर, पानी कम पिया, एक्सरसाइज नहीं की तो वहाँ में स्टोन जमा हो गया, है ना। ये सब क्या करोगे? पाचन तंत्र। तो पूरा पाचन तंत्र, छोटी आंत इसकी लंबाई 6.5 मीटर, लगभग 22 फीट। बड़ी आंत इसकी लंबाई 1.65 मीटर, लगभग 6.5 फीट। इसको कहते हैं असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कॉलन, फिर एनएस। ये आपका पूरा पाचन तंत्र, ठीक है। नाभि पर पैंक्रियाज 2 प्रकार के जूस बनाती है, इंसुलिन जो शुगर को कंट्रोल करती है, और एक पाचक जूस बनाती है जो आमाशय के लीवर के जूस के साथ मिलकर डियोडाइनम में चला जाता है। सी की आकृति घोड़े के नाल की तरह यहाँ होता है, इसे कहते हैं डियोडाइनम। 1.5 घंटा मेरे लिए बहुत कम होता है। बोर तो नहीं हो रहे? चलो कपालभाति करो। अब पाचन तंत्र के साथ साथ इस पेट में और क्या है? तो पाचन तंत्र का कोई भी रोग हो तो क्या कराएंगे? कपालभाति। और दूसरा तंत्र कौन सा है? प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो पुरुषों में कम विकसित होता है और महिलाओं में ज्यादा विकसित, ज्यादा काम। पुरुषों में टेस्टिस और प्रोस्टेट 2, महिलाओं में यूट्रस एंड ओवरी। यहाँ नाभि के नीचे वजन 50 ग्राम, यूट्रस का वेट कितना है? 50 ग्राम। उसके दोनों तरफ 2 नलिकाएं, उन नलिकाओं से 2 बादाम के सेब की ग्रंथियां लगी जिनका नाम है ओवरी, डिंब ग्रंथि, ओवरी। गर्भाशय 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटी परत से बना हुआ 50 ग्राम का यूट्रस। इसके काम क्या है? संतान उत्पत्ति में, बच्चों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी क्रियाएं, महिलाओं का मासिक चक्र, पीरियड्स। अब इसके रोग क्या है? मासिक चक्र की अनियमितता पहला रोग। मासिक चक्र में 3 प्रकार के रोग, कष्टावर्तन, अधिक मात्रा में स्राव, इसमें कपालभाति बिल्कुल ना करें पीरियड्स के दिनों में। अल्पावर्तन, रुक रुक कर स्राव, इसमें कपालभाति करें। और तीसरा होता है पेनफुल, बच्चियों में ज़्यादा पाया जाता है। कम उम्र की बच्चियों में पीरियड्स के समय बहुत दर्द होता है, ऐसी बच्चियों में कैल्शियम की कमी होती है, आयरन और कैल्शियम की उन्हें खिलाएं। आयरन कैल्शियम खिलाने से वो दर्द ठीक हो जाता है। अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट, और उसके साथ साथ अशोकारिष्ट, स्वामी जी महाराज जी बनाते हैं अशोकारिष्ट। नारी का बहुत सारी दवाइयाँ उसकी आती हैं। अब ये प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र। डिंब ग्रंथियां 2 प्रकार के हार्मोन पैदा करती हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा है लेकिन समय भी कम है, क्या करें? पढ़ाना पड़ेगा। किताब से जब रिपीट कर लोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो भूल जाओगे। पर जब भी पढ़ने बैठोगे तो याद आएगा कि हाँ कुछ सुना तो था, बताया तो था, है ना। करते जाओ कपालभाति, कपालभाति करो। तो अब ये इनके सारे रोग। एक और बहनों का रोग है, इसका नाम है लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, रेड और वाइट 2 प्रकार का। लिकोरिया, लिकोरिया की स्थिति में दूब घास पीस कर पानी, दूब घास, साफ जगह की 50 ग्राम दूब घास काट लो और पीस कर बतासे बनाकर गर्मियों में पियो। पीपल के पत्ता, उसका जूस, बेल के पत्ते पीस कर पियो, लिकोरिया ठीक हो जाता है। गर्मी का रोग है, ठंडी चीज़ों से सामना करो।
एसिडिटी में भी ये सारी दवाइयाँ काम आती हैं। दूब घास, भूमि आंवला, कपालभाति करो। पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र, दो सिस्टम हो गए, इनकी आकृति भी हो गई, इनके रोग हो गए। अब समाधान कपालभाति, ठीक है ना भाई जी? कपालभाति। अब तीसरा तंत्र और रह गया, उत्सर्जन तंत्र, विसर्जन तंत्र। विसर्जन तंत्र में मूल अंग कौन सा है? किडनी। विसर्जन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किडनी। उत्सर्जन तंत्र में वैसे देखिए लंग्स भी आता है। लंग्स क्या फेंकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी तो कचरा है ना। और किडनी और बड़ी आंत, बड़ी आंत मलबे को बाहर निकालती है, और किडनी पानी के साथ यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, फास्फोरस, आपका सॉल्ट, नमक, इन सबको वेस्ट ज़्यादा खाई हुई विटामिन सी और बी, इन सबको डिस्ट्रॉय करके निकाल। ठीक है बात? यानी अब किसी ने मुझे पूछा कि मेरा पेट खराब रहता है, क्या करूं? मैंने कहा कपालभाति कर। दूसरी बहन आई, कह रहे घुटनों में दर्द है, मैंने कहा कपालभाति कर। तीसरी ने कहा मेरे टखने में दर्द है, मैंने कपालभाति कर। चौथी लौट के चलती, मैंने कहा पूछ ले तू भी। कह रहे क्या पूछूं, तुझे कपालभाति के अलावा कुछ आता ही नहीं। बात उसकी सही है, गलत नहीं है। लेकिन अब आपसे वो पूछे कि मेरे टखने में दर्द है, कपालभाति क्यों बता रहे? क्योंकि टखने पर यूरिक एसिड जमा हुआ है, यूरिक एसिड को किडनी निकालेगी, कपालभाति किडनी को एक्टिवेट करेगी। जब हम पानी थोड़ा अधिक मात्रा में पिएंगे, कपालभाति करेंगे तो पेशाब खुलकर आएगा, उसके साथ गंदगी निकलेगी तो यूरिक एसिड निकल जाएगा, जोड़ों का दर्द। ये मेथड्स आपको पता होना चाहिए। तो पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, विसर्जन तंत्र, है ना? कितने सिस्टम हो गए साहब? विसर्जन तंत्र में दो पार्ट्स आए हैं, एक तो किडनी और लंग्स। नहीं, किडनी भी है, लंग्स भी है, बड़ी आंत भी है, हमारी स्किन भी है। पसीने के रोग क्षेत्र जो छोड़ रहे हैं, ये सब विसर्जन तंत्र है। लेकिन जो महत्वपूर्ण इनमें सबसे है वो किडनी और लंग्स, ठीक है ना? ये बटा हुआ है। तो मूल रूप से आपने पूरे शरीर की चिकित्सा कपालभाति और भस्त्रिका से करनी। इसलिए दोनों प्रमुख प्राणायाम हो गए, प्राणायाम की संजीवनी बन गई, बाकी सहायक हो गए इनके, ठीक है? 4 क्रियात्मक, 4 ध्यानात्मक। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और उज्जयी, 4 क्रियात्मक। भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव और अनुलोम विलोम को मिला के 4 ध्यानात्मक। कपालभाति की विधि क्या है वैसे एक्चुअल? हमें कपालभाति की विधि है, एक बार में कितनी स्टॉप मारने? देखिए एक बार में एक स्वस्थ व्यक्ति को नॉर्मल रिदम 60, लेकिन किसी का ऑपरेशन हुआ हो, आंतों में घाव हो, या फिर बहनों का पीरियड्स हो, तो 40 से 60, कम करके 40 पर जाए, अधिक से अधिक 60। और जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिनमें मोटापा है, वजन कम करना है, अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द कम करना है, अस्थमा, दमा इत्यादि, तो कपालभाति को 60 से बढ़ाकर 120 तक ले जा सकते हैं। नॉर्मल रिदम 60, 700 को। अब जिनको कपालभाति नहीं होती, बहुत सारे लोगों को आपने देखा वो उल्टा ही करते हैं, उनको सीधा कैसे कराएं? उनसे कहो कि एक हाथ नाभि पर रख, दूसरा हाथ नाक के सामने लाओ, करके देखो आप। जब पेट अंदर जाए तो गर्म हवा हाथ पर लगे। अच्छा, ऐसा करने पर भी किसी को ठीक ना हो तो क्या करें? उससे कहो तू कपालभाति भूल जा थोड़ी देर के लिए, खांस के दिखा जरा, एक बार खांसो, हाथ रखो। क्या कर रहे हो? जब खांसी आती है तो मुंह से हवा निकलती है, पेट अंदर भागता है। तो जब खांसी उठ रही है तो शरीर अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप जबरदस्ती एक्सरसाइज करा रहा आपसे। कपालभाति तो हो रही है ना। जब आप खांस रहे तो क्या कर रहे हैं?
तो खांसी करना तो सबको आता है, तो कपालभाति भी सबको आता है, फिर तो कोई चिंता ही नहीं। अच्छा चलो थोड़ा सा पैरों को हिला लो, को बैठे बैठे थक गए हैं। आज देखो मैं आज आपको डॉक्टर बनाऊंगा। अब आप आसानी से, अब एक सिस्टम बचा है, कौन सा है? एक सिस्टम कौन सा है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे शरीर में भिन्न भिन्न समस्याओं को ठीक करने के लिए ग्रंथियां बनाई गई हैं जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो वो कौन कौन सी है? पिट्यूटरी, कान के निचले हिस्से पर एक मटर के दाने के बराबर, नीचे ब्रेन के निचले हिस्से हाइपोथैलेमस से लगी हुई, उसके ऊपर पीनियन, गले में थायराइड, छाती में थाइमस। 14 साल के तक के बच्चों में दिखाई देती है और 55 साल के बाद बूढ़ों में। इसलिए बूढ़े और बच्चे थोड़े एक जैसे होते हैं स्वभाव के, दोनों में थाइमस होती है, दोनों में। चलो पैरों को करते जाओ, पैरों को आगे पीछे मूव करो। थाइमस। अब यहाँ लीवर, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, किडनी के ऊपर मसूड़ के दानों के बराबर 4 छोटे छोटे एड्रिनल, जो इन्फेक्शन को शरीर में आने से रोकती है, इन्फेक्शन से लड़ती है। और इसके नीचे किडनी ऑर्गन में आ जाती है, ग्लैंड्स नहीं है। नाभि के नीचे यूट्रस और ओवरी, जेंट्स में प्रोस्टेट। तो ये क्या हो गए? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इनमें कुछ आ गई। अब इन सब के ऊपर एक मास्टर ग्रंथि होती है जो सबको नियंत्रण करती है, उसका नाम है पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये फिर 2 प्रकार की हो जाती है, एक एस्ट्रोक्राइन और एक एंडोक्राइन। जो पाइप के माध्यम से अपना जूस छोड़ती है वो एस्ट्रोक्राइन, और जो अंदर से जूस छोड़ती है वो एंडोक्राइन। तो चलो आप ज़्यादा झंझट में मत पड़ो, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा करा दो। भाई किसी डॉक्टर से बात करो आप तो उसे लगे कि हाँ यार कुछ तो पता है, बात तो ठीक है। ये कैसे हो सकता है? अच्छा बताओ। हम किसी डॉक्टर से बात करते हैं, हमारे रिश्तेदार में, तुम बात करो डॉक्टर से। इतना अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी आपने सुना दिखना है, अभी तो सुनाई नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है। ये तो अभी आपने स्टार्टिंग है, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो इसको थोड़ा कपालभाति कर लो, और कपालभाति के बाद में हाथ और पैरों के व्यायाम एक एक। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, कपालभाति को, कपालभाति हमारी प्रामाणिक है। ओ ओ ओ पैर को गोल घुमाओ, एक तरफ से दूसरी तरफ से। कपालभाति करने के लिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि कपालभाति क्या है। पढ़ा है किसी ने? भगवद गीता किसी ने पढ़ी है? 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिते प्राण अपान समानते पचाम्य अन्नं चतुर्विधम्। भगवान ने कहा कि मैं प्रत्येक प्राणी के शरीर में रहता हूँ और मेरा निवास स्थल है जठराग्नि। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भूत कहते हैं प्राणी को, प्राणी को क्या कहते हैं? भूत। तो मैं प्रत्येक भूत के भीतर निवास करता हूँ और मेरा निवास स्थल है जठराग्नि। और उस जठराग्नि को व्यवस्थित कर लेता है वही स्वस्थ होता है। जठराग्नि को व्यवस्थित करना क्या हुआ फिर? भगवान की, कृष्ण की पूजा। भगवान ने कहा मेरी पूजा है वो, और वो क्या है? प्राण अपान समायुत है। प्राण वायु, अपान वायु और समान वायु, इन तीनों में घर्षण होता है तो फिर क्या होता है? पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। भोजन का 4 प्रकार का पाचन होता है। पाचन होता है। गीता जिन्होंने पढ़ी होगी या पढ़े तो कंफ्यूज ना हो, वहाँ लिखा है 4 प्रकार के अन्नों का पाचन। जो हम भोजन करते हैं वो अन्न कितने प्रकार के होते हैं? उठाओ,
जो भोजन करते हैं वो अन्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जितने भी पदार्थ हैं वो 4 प्रकार के भोजन में आते हैं। पहला होता है भक्ष्य, जो चबाकर खाया जाए, भक्ष्य। भक्ष्य कहते हैं भोजन, भक्ष्य से बना भोजन। दूसरा होता है पेय, लिक्विड, जो पिया जाता है। तीसरा होता है चोष्य, चूसा जाता है। तीसरा होता है लेह, जो चाट कर खाया जाता है, चटनी, च्यवनप्राश, इतने लेह। तो भोजन की कैटेगरी कितनी हो गई? गीताकारों ने अनुवाद करते हुए 4 प्रकार के अन्न लिखे हैं। क्यों लिखे? मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, नाम है, लेकिन मुझे उन 4 प्रकार के अन्नों से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। मैं गीता के साप्ताहिक अर्थ पर जा रहा हूँ। पचाम में अन्नम चतुर्विधम, जो अन्न हमने खाया उसका 4 प्रकार का पाचन होता है। चलो जरा बटरफ्लाई करो। 4 प्रकार के पाचन, जो भोजन हम करते हैं उसका पाचन कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का क्या है? जो भोजन किया, यहाँ क्या हुआ? आमाशय में डाइजेशन, जब वो छोटी आंत में गया तो उसमें ऑब्जॉर्प्शन, उसमें से सोख लिया गया जूस, और जब वो रक्त में भेजा गया तो किडनी और लीवर की सहायता से एसिमुलेशन। एसिमुलेशन क्या है? भोजन से निकला रस, पहला तत्व क्या हुआ? रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, मज्जा से बोन, बोन से बोन मैरो, फिर बहनों में रज और पुरुषों में वीर्य का निर्माण होगा। कितने हो गए? 7। इसे क्या कहते हैं? सप्त धातु। सप्त धातु। और हमारे योग में एक 8वां धातु और होता है, मेडिकल साइंस में 7 या 8। कौन सा? जब वीर्य का रक्षण होता है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है, तो 8वां धातु ओज, तेज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता। हमारे शरीर में क्या आ जाता है? बच्चे जल्दी जल्दी क्यों बीमार होते हैं? उनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती है। बूढ़े लोग क्यों बीमार होते हैं? क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता क्षीण हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम का हेल्थी होना। इम्यून सिस्टम यही है, एनर्जी, है ना? तो ये हो गया 8वां। तो इन्हें क्या कहा हमने? सप्त धातु। तो ये सप्त धातु में एक के बाद एक में जो चेंज का लगातार प्रोसेस चल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? एसिमुलेशन। अब चौथा पार्ट क्या बचा? एलिमुलेशन। सवेरे बाथरूम में जाएं और 2 से 2.5 मिनट में, 3 मिनट में सारा कचरा साफ हो जाए और फ्रेश होकर वहाँ से मुस्कुराते हुए लौटें, तो बात ही कुछ और है। महिलाएं रोज अनुभव करती होंगी, मेरी बात से समर्थन करेंगी, यदि मैं गलत हूँ तो मुझे टोकेंगी। जिस दिन पति का पेट साफ हो जाता है उस दिन पूछो क्या बनाना है, कुछ भी बना लो, बढ़िया, कुछ अच्छा सा बनाओ, है ना? सब चलेगा। और जिस दिन जिसका पेट खराब होता है, पेट साफ नहीं होता, पेट पे हाथ फराता हुआ करता वो निकलता है, पर उसे पूछो नाश्ता में क्या लोगे, क्या बनाएगी? जो मर्जी बनाए, खिचड़ी बना ले, कुछ भी बना ले। और फिर जब खाने बैठेगा पता नहीं क्या बना के रख देती है, बनाना नहीं आता, मसाले डालना नहीं आता। अरे पेट खराब है तेरा, ठीक खराब है, पेट खराब अपना और चिल्ला रहा है। पुरुष लोग थोड़े मतलबी भी होते हैं। मैं एक कवि को सुन रहा था कि सारी रात पत्नी के गुणगान करता रहा, सारी रात पत्नी का गुणगान करने वाला पति एक बाल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता खाने में। एक बाल ही खाने में निकल आए तो पीएम तक पहुंच जाता है। समझिए? तो मैं थोड़ा बहनों के बच्चों में बोलता हूँ। भारत की बहनें, मुझे लगता है कि इन्हें बहुत जरूरत है सब की। चेंज कर सकती ओ आगे आने वाले बच्चे बहुत एडवांस हो रहे हैं, चिंता की बात। अब जो आ रही है जनरेशन वो बहुत एडवांस, बहुत अच्छी बात होना भी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसलिए भी बात करता हूँ, थोड़ा बीच में हंसी हो जाए, थोड़ा सा मूड ऑफ ना हो, थोड़ा मनोरंजन भी होता रहे ना। ज़्यादा सीरियस बना के क्यों पढ़ना, हंसते हंसते पढ़ो। तो ये हुआ कपालभाति। अब देखिए मंत्र क्या था? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, आज मैं पढ़ा देता हूँ। हम जो श्वास ले रहे हैं ये प्राण वायु,
हमारे शरीर में कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान पूरे शरीर। तो मंत्र में क्या है? प्राण अपान समाहित। जब कपालभाति कर रहे हैं तो केंद्र क्या है? समान, ऊपर प्राण, नीचे अपान, प्राण अपान समाहित, प्राण ऊपर, समान नीचे में, अपान नीचे, इनका घर्षण हुआ तो क्या हुआ? 4 प्रकार का पाचन। और देखिए ईमानदारी से एक बात और समझ लीजिए कि जिसके 4 प्रकार का पाचन ठीक है उसके शरीर में कोई रोग नहीं, और जिसके शरीर में कोई रोग है तो 4 में से एक क्रिया डिस्टर्ब हो। या तो खाया पिया लगता नहीं, बहुत पतले तो क्या है? खाया पिया लगता नहीं, खा लेते तो पचता नहीं, है ना? कोई न कोई बीमारी, खा भी लिया, पचा भी लिया, लेकिन निकलता नहीं। सवेरे बैठे इंतजार करते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, शायद आ जाए, अब आ जाए। बहुत सारे लोग तो बाथरूम जाते हैं तो मोबाइल हाथ में, अखबार हाथ में, सिगरेट मुंह में। बताओ कितने काम करने जा रहे हैं? कौन सा काम करना भैया? मैं तो कई ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ, पूछ लेता भैया क्या करने जा रहा है? एक काम कर ले, है 1 by 1 हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये सब किससे होगा? कपालभाति से। करो कपालभाति। समझ में आ रहा है? ऊपर होके तो नहीं निकलना। अभी शुरू में थोड़ा ऊपर होके भी निकल सकता है, ज्यादा, पर क्या करें 25 दिन दोबारा टाइम मिले ना मिले, अगली बार आए तो पता नहीं क्या टॉपिक होगा, है ना? तो आज ये आपका शरीर रचना, शरीर विज्ञान और उस विज्ञान में काम करने वाले प्राणायाम। यहाँ जो ग्रंथि होती है थायराइड, ये क्या काम करती है? शरीर में आने वाले टॉक्सिन्स को रोकती है और मांसपेशियों को कंट्रोल करती है। थायराइड जिसकी थोड़ी सी सुस्त हो जाती है तो थायरॉक्सिन जूसेस की टैबलेट लेनी पड़ती है। क्या करती है? थायरॉक्सिन जूस बनाती है। जूस बनाने के लिए भोजन में क्या चाहिए? आयोडीन। आयोडीन क्या मिलता है? ये तो बेवकूफ बनाने के लिए, अब छोड़िए उस विषय पर मैं नहीं बोलना चाहता। आयोडीन मिलता है पानी में पैदा होने वाली हर चीज, नारियल, कमल ककड़ी, मखाना, गन्ने का जूस, गुड़ और नारियल पानी, नारियल, ये सब आयोडीन के भंडार है। पालक, बात ठीक है? अब इसमें क्या करते हैं कि जब ये डिस्टर्ब हो, कपालभाति को और ज्यादा शक्ति मिले उसके लिए क्या करते हैं? बाह्य प्राणायाम। क्या करना होता है? बाह्य प्राणायाम में क्या करना? सांस निकाल के पेट को दबाना, और कितना दबाना? फिर से सांस लो, कितने इंच अंदर गया? 3 इंच तो गया ना? और जिन्होंने 6 इंच बाहर निकाल रखा उनका कितना जाना चाहिए? 9 इंच ले जाना है। तो वैसे ही जो बाहर निकला है उसे अंदर ले जाना है। चलो सांस भरो, अब इसमें जो कचरा जमा हो गया तो क्या करना है? बाथरूम की तरह रहे ऊपर छज्जे पे, सांस को बाहर निकालना और खाली पेट को अंदर बाहर हिला, तो क्या कहते हैं? अग्निशामन। जो मैंने भजन सुनाया, लेट आए और लगे, क्या करें?
नहीं आती थी। कितनी देर सांस रोकना, नहीं आता है। जब इसको कितनी बार हिलाना, कम से कम 2 से 3 बार, एक बार और हिलाना। रिलैक्स। ये हो गया अग्निसार। अग्निसार सभी तरह से हेल्प करता है कपाल। तो जो पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र हैं, उन तीनों को कपालभाति स्टिमुलेट करता है और उन्हें पूरी तरह से लाभ पहुंचाता है अग्निसार, वाहिका और अग्निसार। अग्निसार उसकी सहायक क्रिया है। तो अब अग्निसार में आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। क्या करते हैं, सांस को निकाल के पेट को दबाएं और दोनों तरफ से कोख अंदर और बीच में नाभि को अंदर बाहर करें। मेरा हो रहा है ना, ऐसे ही करना। दोनों कोख अंदर और बीच में नाभि को अंदर बाहर चला, सारे पेट का कूड़ा कचरा जला के खत्म। अब क्या करना है, ये जो बीच में पार्ट है, एक बार ऐसे इधर एक बार इधर, जैसे घी आने को होता है चलावनी में, तो माता उसको ऐसे ऐसे हिलाती है तो बीच में गोला बन जाता है। देखो एक बार, बेटी हथेली करके इस पर जिधर दबाई थी उधर ही चला जाएगा अपने आप, अंदर से कुछ नहीं करना। हथेली जिधर लगेगी अपने आप खींचा चला आएगा। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। मेरा चल रहा है ना, दिखाई देता है? इसी को चाहे तो खड़े होकर थोड़ा थोड़ा अपनी जान की मालिश करें, घूमने लगता है। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब हाथ ऐसे चलाते थे इधर घूमता है, हाथ को उल्टा घुमा देते उल्टा घूमता है, थोड़ा इधर से घुमाया थोड़ा इधर से घुमाया, ऐसा। तो ये सब करना पड़ेगा। इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं। खड़े होके ही होता है, अभी भी ऐसे करते ऐसे हो रहा था, खड़े होके होता है। वो भी खड़े होकर ही होगा। एक्चुअल में वो खड़े होके इस तरह होता है। तो धीरे धीरे ये चलने लगता है। बात ठीक कह रहे हैं। 2 रोटी हाईएस्ट प्राप्त, नहीं तो 1 रोटी सब्जियां, 1 रोटी और सब्जी। खाने के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए खाना जरूरी है। किसके लिए खाना? जीने के लिए। गाड़ी खड़ी रहती है, पेट्रोल डलवाते हो? नहीं डलवाते ना, जब खड़ी है तो शरीर से काम नहीं करते तो क्यों खाते हो? जब काम करो तो खाओ। मजदूर को कभी अपच होती है? फावड़ा चलाता है, कुल्हाड़ी चलाता है और दूसरे काम करता है तो 8 रोटी खाता है, खानी भी चाहिए, है ना? अब तो कुछ करते धरते तो हो नहीं, ऊपर से घी लगा दिया। मैंने एक बहन कहती थी, गुरु जी 1 रोटी खाती हूँ, 1। मैंने कहा एक दिन मुझे बुला ले, फोन कर देता हूँ। एक दिन गुरु जी मैंने आ जाओ, चला गया उसके घर।
सवेरे नाश्ते में उसने 50 ग्राम 100 ग्राम बादाम काजू भुने हुए चाय के साथ रख दी। तू तो गरीबी 1 रोटी खा ली, 15 रोटी के बराबर कीमत का तो खा गई है। ये एक ही रोटी खा ली, दिन भर मुंह चलता है, कभी बादाम कभी काजू की बर्फी, कभी कुछ जरा जरा सा लिया खाइए, जरा सा खाइए। अब क्या और क्या खाएंगे, है। एक बहन कह रही गुरुजी मैं तो व्रत रखती हूँ मंगलवार का। मैंने क्या खाती है? बस कुछ नहीं, मंगलवार के दिन 6 केले और आधे किलो दूध और 100 ग्राम पेड़े, बस इतना ही खाती है। 100 ग्राम पेड़े, 6 केले, आधे किलो दही, फिर कहती है मेरा व्रत है। मैंने कुछ नहीं खाती, व्रत के दिन में कुछ नहीं खाती। श्यामलाल जी ऐसे ही जन्माष्टमी का व्रत रखा, आधी किलो मिली पाक खा गए। जन्माष्टमी का व्रत आधी किलो मिली पाक खा गए। बताओ, पूरी मेवा के साथ में और उसे चीनी का बना हुआ आधी किलो खा लिया, तो कुछ खाया ही नहीं। आज नहीं खाया जाएगा, खा जाते नहीं, खा जाते, एक बार में नहीं खाया जाएगा, सारा दिन मुँह चलता है, 3-3 बार 4-4 बार खाते हैं। अथ योगा अनुशासनम, इसका मतलब व्रत करो तो 2 बार से ज़्यादा मुँह झूठा ना करें और व्रत की चीज़ें ही खाएं। लाहौरी नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, आलू की सब्जी बना ली, कुटू की पूरी बना ली, क्या है व्रत भैया है। चलो बैठ जाओ। अब क्या करते हैं, अगले प्राणायाम पर चलते हैं। अब ये थायराइड और पैराथायराइड बड़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए करते हैं उज्जयी। ये तो आप सबको आती है, ये नसें बिल्कुल दिखाई। मतलब समापन का समय हो गया, हमारा भी पूरा हो गया, है ना। ये क्या हो गया, उज्जयी। इसको देर तक रोकना। और जिसमें जिनको बच्चों को टॉन्सिल हो जाते हैं, जिन्हें गाना अच्छा लगता है, गले को सुरीला बनाना है, तो इसको क्या करें। जिनका थायराइड बढ़ जाता है, तो थायराइड के लिए और क्या क्या करें, शंख बजाएं। शंख बजाने से थायराइड की बीमारी, शंख बजाना एक गुड प्राणायाम। हमारे देवताओं के पास होता था, हम भी मंत्र में रखते थे, पर बजाते नहीं है। पूजा का अर्थ क्या है, आपको अपने गुरु की पूजा करनी हो तो कैसे करोगे। अरे भाई गुरु जी जैसी दिनचर्या जीते वैसे तुम जियो, मुझे ऐसा खाते वैसा तुम खाओ। शंख तो मंदिर में बनना चाहिए, घर में बजा सकते हैं। अरे सब जगह बजाना चाहिए, हम घर में बजाते हैं। गुड़ प्राणायाम कौन सी बहन थी जिसकी गांठें थी यहाँ, क्या बात है, गांठें ठीक हो गई, वजन कम हो गया, अब सोच रही है संतोष पहले क्यों नहीं मिली, थायराइड ठीक हो गया। बताइए, इस तरीके से अरे वाह, बीमारियां अपने आप देखते देखते जाती हैं। तो अब इसमें जैसे कबूतर को आपने देखा, कपोत उज्जयी, इस उज्जयी में थोड़ा सा सांस लेना भी और छोड़ना भी कर दो। अब ये प्राणायाम हो गए 4 क्रियात्मक। अब इसके बाद आता है 4 ध्यानात्मक। कपालभाति की सहायता के लिए बाह्य प्राणायाम और अग्निशाल। तो अब सहायता भस्त्रिका की भी करनी है,
भस्त्रिका सहायता के लिए अनुलोम विलोम। जो कार्यक्षेत्र भस्त्रिका का है वही कार्यक्षेत्र अनुलोम विलोम का है। हाई बीपी हार्ट वाले लोग भस्त्रिका कम और अनुलोम विलोम ज़्यादा। चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहे, बाएं से श्वास लेना और दाएं से छोड़ना। आंखें बंद, चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान, बिना हिले डुले सीधे बैठकर लंबे गहरे श्वास लेना और छोड़ना। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। 1 by 1 निरंतरता के साथ। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सहजता के साथ। गीता में इन्हें यज्ञ कहा है। ये जो हम प्राणायाम कर रहे हैं गीता में से क्या कहा है? यज्ञ। भाई जी यज्ञ ये भी होता है योगियों का? भाई साहब ये भी यज्ञ है योगियों का, योग यज्ञ। गीता कहती है अपाने जुहति प्राणम प्राण अपानम तथा परे प्राण अपान गति दुर्गा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहाराय प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ छत्र चक्रमसा। पूरा सूत्र कह रहा है कुछ योगी जन अपान को प्राण में हवन करते हैं, कुछ योगी जन प्राण को अपान में हवन करते हैं, कुछ योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर एक दूसरे में प्राण को अपान में, अपान को प्राण में हवन करते हैं। ये हवन है। फिर कहा दूसरे कुछ योगी जन कहते हैं अपने नियताहारा है। कुछ लोग निमित्त भोजन लेते हैं। निमित्त भोजन कैसा भोजन? निमित्त भोजन लेकर अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। सर्वे अप्येते यज्ञ विदो, ये सारे के सारे यज्ञ के विद्वान कहलाते हैं। यज्ञ छत्र चक्रमसा, यज्ञ करने से हमारे चारों तरफ एक ऐसा छत्र तैयार होता है जिससे सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ छत्र च कल्मसा यानी दुख। कलमस मतलब कहते हैं दुखों को देने वाले जो कष्ट है, पाप है, रोग है, वो क्षीण हो जाते हैं। कैसे? प्राणायाम के अभ्यास से। तो ये क्या है? योग यज्ञ। एक योगियों का यज्ञ और बहुत उच्च कोटि का भगवान कृष्ण ने लिखा, अभी करा देना। वो कौन सा है? ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मा अग्नौ आहुतम ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मा अग्नौ आहुतम ब्रह्म ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मा अग्नौ आहुतम ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म की अग्नि और ब्रह्म की सामग्री और ब्रह्म ही आहुत करने वाला और ब्रह्म ही मंत्र। सिर्फ मौन होकर योगी ध्यानस्थ होकर प्राण को प्राण में हवन करते हैं। तो अंत में अब हम समापन की ओर चल रहे हैं। समय 7 यहीं तक है। क्या तो आगे क्या है? क्या लोग विलोम में हमें होल्डिंग भी करनी होती है? होल्ड भी करना पड़ता
वो नाड़ी शोधन बन जाता है, वो अलग बताएंगे फिर किसी दिन समय मिला तो, और कोई आएंगे तो बता देंगे, वो नाड़ी शोधन होता है। चलिए अब करते हैं भ्रामरी। पहले मेरी आंख पर, आंख से ऊपर माथे पर 3 आंखों पर अंगूठे से कान बंद करके माँ को 3 बार गुनगुनाएं। अब ओम का मानसिक जाप, पहले भ्रामरी फिर उद्गीत फिर अब मानसिक जाप। ओम का मन ही मन जप, माथे पर कोई लाइन नहीं, एकदम प्लेन। अब अजपा जप, मानसिक जप को भी छोड़ दें, सिर्फ ओम का ध्यान। हाथ छोड़ें, ईश्वर को प्रणाम करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। मैं भी परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार नाम करता हूँ। शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रामा शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करेंगे वैदिक ध्वनि। आज की क्लास का समापन